बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 1 to 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था ऑफ एयर ईएनटी। तो इस वीडियो में 21st से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट होती है आपने सही वाली ढूंढनी होती है। तो अल्फा ऑप्शन को देखते हैं। ईयर को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, मिडल, एक्सटर्नल और इनर ईयर। बी को देख लेते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करता है, बिल्कुल ठीक है। चार्ली को देख लेते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होती है। यूस्टेशियन ट्यूब को फेरेंजोटिम्पैनिक ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं। ओके, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जोड़ती है मिडल ईयर को नेजोफेरेंस को, जिसकी वजह से ये मिडल ईयर के प्रेशर को एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वलाइज कर देती है, ताकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड के ऊपर प्रेशर सेम रहे। इसके बाद डेल्टा को देख लेते हैं। डेल्टा में यह है कि जो ऑसिकल्स होती है वो मिडल ईयर के अंदर मौजूद होती है, इनर ईयर में मौजूद नहीं होती, और जो कॉकलिया है वो इनर ईयर में होगा। 22 की तरफ चलते हैं। एसेसरी ऑसिकल्स के बारे में बातें कर रही है। तो सबसे पहला है कि ऑसिकल्स में कार्टिलेज होता है, तो ये बात ठीक है। जो एसेसरी ऑसिकल्स होती है या ओरिकल्स होती है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल मैलफॉर्मेशन है, जो कि कार्टिलेजिनस टिश्यू के लोब्यूल्स होते हैं। ये एसेसरी ओरिकल्स की बात कर रही है। ओके, एसेसरी, मैं ऑसिकल्स कह रहा था, ये ओरिकल है। ओके, तो इनमें क्या होगा, कार्टिलेज वगैरह मौजूद होता है। बी को देख लेते हैं। यस, दे आर ड्यू टू एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एयर, तो एयर की वजह से होती है। तो ये ट्राइगस और एंगल ऑफ माउथ के दरमियान में पड़ी हुई होती है। ओके, चार्ली वाला, चार्ली भी ठीक है, एक से ज़्यादा मौजूद होती है, लेकिन ये हेयरिंग लॉस नहीं करवाती, कोई प्रॉब्लम नहीं करवाती अदर देन कॉस्मेटिक इश्यूज़। और लास्ट वाला है, कैंसर भी नहीं होता इनमें। 23 की तरफ चलते हैं। प्री ऑरिकुलर साइनसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ओपिना के डिजीज़ की तरफ आ गया है। अब इनका इंसिडेंस लिखा हुआ है, इंसिडेंस को अब छोड़ दो, इंसिडेंस हमारे किसी काम का नहीं है। अगर इसको ठीक ना करे तो मोर्टेलिटी 30% है, तो गलत है। प्री ऑरिकुलर साइनस मोर्टेलिटी नहीं करवाता। चार्ली वाला, इसको भी छोड़ दो। डेल्टा को देख लो। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यस, इन्फेक्शन करवा सकते हैं। आगे विद रिगार्ड्स टू पिना हिमाटोमा, जिसको बॉक्सर ईयर कहते हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो यहाँ पर है कि अल्फा ऑप्शन है कि ये ट्रॉमा की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग सब पेरिकॉन्ड्रियल ईयर में होती है, बिल्कुल ठीक है। उन इंडिविजुअल में होता है जो कि बॉक्सिंग, रग्बी, रेसलिंग वगैरह करते हैं। बी को देख लेते हैं। आइडियली इट शुड बी लेफ्ट टू रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, नहीं बल्कि आपने इसको जल्दी से इवैक्यूएट कर देना 7 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि फिब्रोसिस हो जाएगा, और अगर ठीक ना किया तो कॉलीफ्लावर ईयर हो जाएगा। चार्ली को देख लेते हैं। इसकी वजह से कॉलीफ्लावर ईयर हो जाएगा। यस, कि हीमाटोमा होता है, हीमाटोमा के बाद फाइब्रोसिस होती है, जिसकी वजह से एयर की नई शेप बन जाती है और वो डिफॉर्म्ड कॉलीफ्लावर ईयर बन जाएगा। डेल्टा को देख लेते हैं। जो एरिया हीमाटोमा से इफेक्टेड होता है तो उसको कंप्रेस नहीं करना चाहिए अगर हीमाटोमा को इवैक्यूएट कर रही है। ओके, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज एयर में डिफॉर्मिटी रह जाएगी। एलिफेंट के बारे में बात करते हैं। तो एलिफेंट में है कि जो पेशेंट होते हैं 8 दिन के बाद प्रेजेंट करते हैं, तो उनमें एस्पायरेशन ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जो पिना हीमाटोमा, उसको 7 दिन के अंदर अंदर करना है। अगर 7 दिन के बाद हो गए तो फिर एस्पायरेशन नहीं हो पाएगी, और जो फाइब्रोसिस है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। 25 की तरफ चलते हैं। 25 एमसीक्यू है कि एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स के बारे में है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की जो एपिथेलियम है वो केराटिनस स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इनर साइड के ऊपर कॉलनल एपिथेलियम होती है। इसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो बाहर फाइब्रस लेयर, सॉरी, जो होती है इसकी लैटरल, उससे जो लैटरल होती है फाइब्रस लेयर होती है, यानी दरमियान में जो फाइब्रस लेयर होती है, बाहर एपिथेलियम है और सबसे ज़्यादा एपिथेलियल लेयर होती है आउटर मोस्ट। ओके, ठीक हो गया, यानी अंदर वाली साइड पे भी एपिथेलियम, बाहर भी एपिथेलियम, और दरमियान में फाइब्रस टिश्यू मौजूद होता है। ओके, तो आगे चलते हैं। बीटा की तरफ चलते हैं। इट इज़ इनर्वेटेड बाय ट्राइजेमिनल नर्व। अब जो आउटर एयर है, आउटर एयर को सप्लाई करने वाली ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होती है। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, मैंडिबुलर नर्व ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच होती है। जो एयर किनाल है वो वेगस नर्व से भी ब्रांचेस लेती है। अब जो ये नर्व है ये एफरंट इनपुट प्रोवाइड करती है, यानी जो वेगस है वो एयर टू कफ रिफ्लेक्स का आफ्रंट पाथवे प्रोवाइड करती है, और यह समझाती है कि जो पेशेंट अपने कान को एग्जामिन करवा रहे होते हैं तो उनको खांसी आती है। ओरिकल को सप्लाई करने वाली ग्रेटर और लेजर ऑरिकुलर नर्व भी होती है, जो कि C1 टू C3 सर्वाइकल प्लेक्सस से निकलती है। चार्ली की बात करते हैं। तो चार्ली वाला है द एपिथेलियल सेल्स लोकेटेड हियर माइग्रेट टुवर्ड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये बात गलत है। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं आउटर ईयर के अंदर, एक्चुअली वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से माइग्रेट करते हैं, आउटवर्ड माइग्रेट करते हैं। ओके, आउटवर्ड माइग्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ये डेब्रिस को, वैक्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं। डेल्टा की तरफ चलते हैं। एयर ड्रम इज लोकेटेड इन ओब्लिक पोजीशन। यस, एयर ड्रम ओब्लिकली पड़ा हुआ होता है, और ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग से अटैच होता है टू द टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, यानी जो फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग है इसको टेम्पोरल
सॉरी टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोर्ड से अटैच करती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर और मिडिल ईयर को सेपरेट करती है। लास्ट है कि जो ईयर कैनाल इज लाइंड बाय सिरोमिनस ग्लैंड। तो जो सिरोमिनस ग्लैंड होती है वो सिर्फ और सिर्फ मौजूद होती है कार्टिलेजिनस 1/3 के अंदर। जो इनर 2/3 होती है वहाँ पे सिर्फ स्क्वेमस सेल्स होती है बोनी मियोसिस के अंदर। 26 की तरफ चलती है। अब ओटाइटिस एक्सटर्ना के बारे में सही बातें पूछ रहे हैं। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना को किस तरह से डिफाइन करते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ आउटर ईयर, जबकि ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर होता है। ओके, अब मूवमेंट ऑफ पिना इज नॉट पेनफुल। अब जो ओटाइटिस एक्सटर्ना में जो पिना की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। अगर आपने ओटाइटिस एक्सटर्ना और ओटाइटिस मीडिया को डिफरेंशिएट करना है तो पिना को आपने मूव करा के देखना है। अगर पिना पेनफुल है दैट मीन्स ओटाइटिस एक्सटर्ना है, अगर पिना पेनफुल नहीं है तो ओटाइटिस मीडिया है। ओके, इसके बाद चार्ली के बारे में बात करते हैं। तो चार्ली एक है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ओके, क्या एंटीबायोटिक्स होती है? नहीं, कोई भी डायबिटीज वगैरह उसको आपने सक कर देना है और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी है इन द फॉर्म ऑफ एयर ड्रॉप। डेल्टा को देख लेते हैं। डायबिटीज कैन गिव राइज टू मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। यस, सूडोमोनास की वजह से होता है। नेक्स्ट है लास्ट, ईयर शुड बी वाश्ड थ्रू आउट डेली बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, नहीं, इस केस में आपने नहीं करना कि कान को बिल्कुल खुशक रखना है, खास तौर पे नहाते वक्त उसको आपने गीला नहीं करना। 27 की तरफ चलते हैं विद रिगार्ड्स टू द ओटाइटिस मीडिया। ओके, तो ओटाइटिस मीडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो 27 का जो अल्फा ऑप्शन है, ओटाइटिस मीडिया इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर नॉट इनर ईयर। आगे इस कंडीशन को डायग्नोस करने पे वही मैं आपको बता रहा था कि ओटाइटिस एक्सटर्नल और ओटाइटिस मीडिया को किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। ओटाइटिस मीडिया में कान तो होगा, कान के अंदर पेन तो होगा, लेकिन जो पिन्ना के मूवमेंट की वजह से पेन अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ओटाइटिस एक्सटर्ना में जो मूवमेंट ऑफ पिन्ना है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि पेन प्रोग्रेसिवली बढ़ जाता है, जिसको एलिवेट करने के लिए एक ही तरीका है कि कान से डिस्चार्ज हो। यानी वो कान से डिस्चार्ज कराने के लिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन चाहिए। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन क्यों होती है? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके बाद आगे चलते हैं, चार्ली की तरफ चलते हैं कि जो यस, ओटाइटिस मीडिया में कान के पीछे ज़रूर इंस्पेक्ट करना है मास्टोइड को फॉर रेडनेस एंड टेंडरनेस। बिकॉज जो ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन है उसको मास्टोइडाइटिस कहते हैं। ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है। डेल्टा की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया शुड ऑन इन्वॉल्व टॉपिकल एंटीबायोटिक। तो टॉपिकल एंटीबायोटिक कभी भी नहीं देनी। ओके, यानी ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर आपने हमेशा टॉपिकल एंटीबायोटिक देनी है, लेकिन ओटाइटिस मीडिया के अंदर ऑलवेज सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देनी है। तो उसको रट्टा मार लो, लिख लो अपनी किताब के ऊपर इस फार्मूले को। आगे एलिफेंट की तरफ चलते हैं। तो पेशेंट में कंप्लेन ऑफ टिनाइटिस एंड हियरिंग लॉस है। ओके, तो ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि आपको प्रीवियसली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन होता है या कोल्ड होता है, फिर उसके बाद यूनिलैटरल हियरिंग लॉस होता है, टिनाइटिस होता है और कान में दर्द होता है। ओके, ठीक हो गया। एयर डिस्चार्ज भी होती है। तो फुल हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट को कोई मेडिकल डिजीज़ तो नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं 28 एमसीक्यू की तरफ। तो 28 में ग्रोमेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रोमेट्स क्या होती है? वेंटिलेशन ट्यूब होती है, टिम्पैनो प्लास्टी वाली ट्यूब्स होती है। ओके, जो कि हम ओटाइटिस मीडिया विद एफुएन के अंदर डालते हैं। तो सबसे पहला है कि जो ग्रोमेट है प्लास्टिक ट्यूब है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसर्ट करते हैं। ग्रोमेट्स यूज़ क्यों करते हैं? ग्रोमेट्स हम ग्लू ईयर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ताकि मिडल ईयर के अंदर प्रेशर को रिलीव कर सके और मिडल ईयर को एरेट कर सके इन केस ऑफ रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। तो रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में और ग्लू ईयर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ग्लू ईयर में क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि प्रेशर को रिलीव कर सके। और रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया में क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि मिडल ईयर को एरेट कर सके। अब बहुत ईजी सा हम इंसर्ट करते हैं। पहले मेनिंजोटॉमी करते हैं। मेनिंजोटॉमी इज द सर्जिकल इंसिजन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। फिर इसके बाद ट्यूब को इन्फ्यूज़ कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद बीटा को देख लेते हैं। ग्रोमेट इंसर्ट करने के बाद स्विमिंग को अवॉइड करना है। ओके, लेकिन जो ग्रोमेट देने के बाद पेशेंट आसानी से स्विम कर सकता होता है। एयर प्लग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। चार्ली को देख लेते हैं। ग्रोमेट्स मस्ट बी सर्जिकली रिमूव्ड आफ्टर 5 to 6 मंथ। ग्रोमेट्स एक मरतबा इंसर्ट हो जाए तो आप 10 से लेकर 12 महीनों के बाद नेचुरली निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ एपिथेलियल सेल। सर्जिकल रिमूवल की ज़रूरत नहीं होती। डेल्टा को देखते हैं। परमानेंट ग्रोमेट विल स्टे इन प्लेस फॉर द रेस्ट ऑफ पेशेंट। गलत, परमानेंट मिसनॉमर है। परमानेंट ग्रोमेट उस जगह पे रहते हैं अराउंड 3 to 5 ईयर, जबकि टेम्परेरी वाले 10 से 12 नेचुरली। ग्रोमेट एक मरतबा गिर जाए तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन शो कर देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि जो ग्रोमेट्स हैं उनको एक्सपल कराने वाले नॉर्मल एपिथेलियल सेल की माइग्रेशन होती है। ओके, तो परफोरेशन नहीं होती। आगे चलते हैं ऑडियोलॉजी के बारे में। तो जो ओटैल्जिया क्या है? ओटैल्जिया इज़ अ ईयर पेन, यानी जो कान का जो पेन है उसको बोलते हैं। यानी एनी पेन अराइजिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ ईयर इज कॉल्ड ओटैल्जिया। अब ओटैल्जिया जो होता है वो लोकल पेन भी हो सकता है, वो रेफरेटिक पेन भी हो सकता है, वो साइकोजेनिक भी हो सकता है। ओके, तो इसको भी आपने याद रख लेना है।
बी को देख लेते हैं। ओटोरिया रेफर्स टू द रेडनिंग ऑफ एयर। ओटोरिया का मतलब है कान की डिस्चार्ज है। एरिथीमा का मतलब है रेड एंड अपीयरेंस है। ओके, ठीक हो गया। यानी जो रेडनिंग ऑफ ईयर इज कॉल्ड एरिथीमा। जो ओटोरिया होता है ये हेयरिंग लॉस के साथ मौजूद होता है। ओके, तो आपने क्या करना है, जो डिस्चार्ज है उसका ऑर्डर देखना है। यानी क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में जो डिस्चार्ज होती है वो ऑफेंसिव होती है, उसका कलर देखना है, वाटरी है, पुरुलेंट है, ब्लडी है। ओटैल्जिया की तरह जो ओटोरिया होता है ये बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से होता है। आउटर ईयर से मिडल ईयर के कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। तो चार्ली को देख लेते हैं। चार्ली है प्योर टोन ऑडियोग्राम वाला फॉर्म ऑफ ऑडियोमेट्री। तो 3 टाइप की इन्वेस्टिगेशन होती है जो आपने कंडक्ट करानी है वाइल असेसमेंट ऑफ ईयर। पहला ऑडियोमेट्री, नंबर 2 वेस्टिबुलोमेट्री, नंबर 3 रेडियोलॉजी। ऑडियोमेट्री में प्योर टोन ऑडियोमेट्री है जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ है हियरिंग है। ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑटो अकॉस्टिक एमिशन है। ऑटो अकॉस्टिक एमिशन न्यू नेट्स में इस्तेमाल करती है। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री मिडल ईयर के डिजीज़ को असेस करने के लिए इस्तेमाल करती है और बैरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्टिबुलोमेट्री वर्टाइगो को असेस करने के लिए इस्तेमाल करती है। फ्रॉम पोजिशनल टेस्ट टू द कैलोरिक टेस्ट। कैलोरिक टेस्ट में गर्म और ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं और निस्टैग्म्स को चेक करते हैं। रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह आ जाएगा। ओके, तो आगे देख लेते हैं डेल्टा को। टिनाइटस इज द टर्म यूज्ड फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर इज कॉल्ड ओटोरिया। जबकि टिनाइटस क्या होता है, रिंगिंग साउंड इन द एयर। अब इसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, हाई पिच और लो पिच। ओके, ठीक हो गया। आगे लास्ट है ओरल ड्रॉप्स कॉन्सिस्ट ऑफ मेडिसिन दैट इज डिलीवर्ड वाया ड्रॉप्स इनटू द माउथ। ओरल का मतलब कान है और उसको AURAL से ओरल से कंफ्यूज नहीं कर देना जो कि माउथ होता है। ओरल ड्रॉप्स मीन ईयर ड्रॉप्स और टॉपिकल मेडिसिन जो कि कान के अंदर डाली जाती है। 30th MCQ है जो आई थिंक लास्ट MCQ है आज की इस वीडियो का। तो कॉकलिया के बारे में पूछ रही है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कॉकलिया के बारे में। ओके, तो पहला है कि जो कॉकलिया है बोनी लबाइनल टेम्पोरल बोन के अंदर होता है। ओके, अब इसकी 3 कैनाल्स होती है अलोंग द लेंथ ऑफ मेम्ब्रेन। स्केला वेस्टिबुलाई ऊपर होती है, स्केला मीडिया है, कॉकलियर डक्ट। अब स्केला वेस्टिबुलाई और कॉकलियर डक्ट इनके दरमियान में रीजनल मेम्ब्रेन होती है, जबकि बेसिलर मेम्ब्रेन स्केला मीडिया स्केला टिम्पैनाई को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। चार्ली को देख लेते हैं। स्केला मीडिया चूंकि वो है मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ तो एंडोलिम्फ से भरा हुआ होगा। एंडोलिम्फ स्ट्राया वेस्कुलरिस से प्रोड्यूस होता है। ओके, इसकी कंपोजिशन EC। ओके, ठीक है। तो जो स्केला है इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ऑलमोस्ट आपको जो सेलुलर फ्लूइड से रिजेंबल करने देखने को मिलती है। ओके, ठीक है। जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनाई पेरिलिम्फेटिक फ्लूइड से भरे हुए होते हैं। जो पेरिलिम्फेटिक फ्लूइड है इसकी कंपोजिशन आपको पहले से पता है। आगे 30 MCQ की तरफ 30 का डेल्टा की बारे में बात करते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई स्केला टिम्पैनाई मीट एट द एपिकल एंड ऑफ कॉक्लिया व्हिच इज कॉल्ड हेलिकोट्रीमा। बिल्कुल ठीक है। और जो एलिफेंट है स्टेपीज इज सेट इन द राउंड विंडो। स्टेपीज ओवल विंडो में होती है। ओवल विंडो स्केला वेस्टिबुलाई की तरफ साउंड वेव को कंडक्ट करता है। जो वेव्स हैं वो स्केला मीडिया या कॉक्लिया डक्ट तक पहुंचती है थ्रू द फ्लेक्सिबल रीजनल मेम्ब्रेन और रीजनल मेम्ब्रेन से होती हुई है बेसिलर मेम्ब्रेन को डिप्रेस करेगी। बेसिलर मेम्ब्रेन से राउंड विंडो में पहुंचेगी और राउंड विंडो बल्ज हो जाएगी लॉन्ग द स्केला टिम्पैनाई। तो हमने 21 से लेकर 30 MCQ तक डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।